हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आप लोग और अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो आप @ लगा करके यहाँ पे आगे लगा लीजिएगा @। ठीक है, हिस्ट्री विद सिंह में स्पेस मत दीजिएगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब का जो है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और @ लगा करके हिस्ट्री विद सिंह बिना स्पेस के आप लिख के तो अपना चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है मैं सबसे पहले वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है आप पढ़ेंगे कक्षा 8 की अध्याय 4 NCERT हिस्ट्री की जो है। अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देख रहे हैं? तो लगातार दोस्तों मैं आपको अभी कक्षा 6 कक्षा 7 का मैंने कंप्लीट करा दिया है और कक्षा 8 का जो है अध्याय 1 से 3 तक मैंने NCERT हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आज अध्याय आपको चौथा पढ़ेंगे। तो देखिए आप जो है स्टार्ट होता है 1895 ईस्वी में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते दिखा गया। ठीक है, लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। ठीक, आगे देखिए। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। ठीक, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, चित्र नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। ये उड़ीसा के डोगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। देख रहे हैं आप, नदी बह रही है और उसको क्रॉस कर रही हैं महिलाएं और जा रही हैं कहाँ पे? जो है बाजार जा रही हैं। देखिए सर पे सामान भी है इनके, तो जहाँ तक है बेचने इसको जा रही हैं, है ना। आगे देखिए। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है
कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। अगला पॉइंट देखिए, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। इसे आप देखिए, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब देखिए, झूम खेती क्या है, इसे आप समझिए। झूम खेती, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उसे बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, जहां उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। ठीक है, परती का अर्थ क्या है, देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। ठीक, और देखिए, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अभी इनको आप देखिए, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल, जड़ें खाते थे। ठीक है, खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साल क्या है, एक पेड़ है। महुआ क्या है, एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ गांव में देखते हैं ना, जो सफ़ेद कलर का छोटे छोटे होते हैं, लोग उसको जाते हैं, गिरता है तो उसको जो है इकट्ठा करते हैं, है ना, और खाते भी हैं, डायरेक्ट उसको ऐसे खाते हैं। ठीक, आगे देखिए, इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। ठीक है, यहाँ पे चित्र नंबर 2 आप देख रहे हैं दोस्तों। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तल बनाई जाएंगी। ये देखिए, महिलाएं जो है पत्तल ली हुई जो है आ रही हैं, है ना, और इसे जो है मतलब पत्तियां लेके आ रही हैं, इकट्ठा की हैं, और इससे क्या बनाएंगी, पत्तलें बनाएंगी। पत्तलें जिस पे
लोग खाना पीना खाते हैं ना। और पहले, अब तो जो है ऐसे फैक्ट्रियों वाला उपयोग होने लगा है, आप देख रहे हैं। और पहले तो इस तरह जो है पत्तियां गांव में भी चलता था। पत्तियां जो है अन्य समुदाय के जो लोग थे वो पत्तियां तोड़ करके जो है तोड़ते थे, फिर उसको जो है पत्तल का रूप देते थे और लाकर जहाँ पे भी मौका था, जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह है या कुछ प्रोग्राम खाने पीने का है, तो ये जो है उस समुदाय के लोग आकर के उस पत्तल को बेचते थे और पैसे लेते थे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेके जा रही हैं पत्तलों को बनाने के लिए। आगे देखिए, जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़ी की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों को ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों चित्र नंबर 3, और भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के इलाकों को यहाँ पे दिखाया गया। आप देखिए स्थिति, भोटिया देखिए यहाँ पे है, और सहरिया आप देखिए इधर हैं, भील इधर हैं, है ना। और देखिए बैगास, बंजारा, गोंड ये देखिए मध्य भारत में है, और बैगास, मारिया, गोंड इधर भी हैं, देख पा रहे हैं आप। और उसके बाद देखिए संथाल, मुंडा, उरांव संथाल इधर भी हैं। पराजा, बोंडा, कढ़ा, कोया, सौरा, गोंड, गोया, बंजारा, गोंड, माला, इरूलर ये देखिए सुदूर दक्षिण में आपको दिख रहे हैं। वान, गुज्जर, राठावा ये देखिए गुजरात तरफ है। गड्डी, वन गुज्जर ये दिख रहे हैं ना। नागा इधर हैं, खासी इधर हैं पूर्वोत्तर भारत में, और खासी। ठीक है, तो ये सब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह की स्थिति है। कहाँ पे स्थित हैं ये आपने देखा। जो जनजाति है, जो आदिवासी हैं। आगे देखिए, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त भी जो है आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। ठीक है, इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे, भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ठीक है, आगे देखें, कुछ जानवर पालते थे। अब देखिए बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे।
जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गठरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्य में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए स्रोत नंबर 1 यहाँ पे दिया है और इसे आप देखिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। अब देखिए इसे पढ़ें। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारों पर चलती थी। ठीक है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम को और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठों को काटने जाती थी। ठीक है। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व में शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करती थी। औरतें सागो, इमली, मशरूम या कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ये देखिए कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें और कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। ठीक है। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ भादों तक मर्द खेतों पर काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी। पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस तरह शिकार व चीज़ों के संग्रह जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। ठीक है। यह चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। इसलिए तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत पड़ने लगती थी। बेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 ईस्वी और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोन्स बेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित। ठीक है। यहाँ पे चित्र नंबर 4 दोस्तों आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लकड़ी बिहार की 1946 ईस्वी का फोटो आप देख पा रहे हैं। देख रहे हैं बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल जाते हैं। ठीक, आगे देखें। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। इसे आप देखिए 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारी जनजातियां कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगी थी। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन अधिकार में भी मिलते जा रहे थे।
बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरफ जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर कभी सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे। ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक घुमंतु खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ठीक है। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। ठीक है। बेवड़ शब्द, बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। ठीक, आगे देखिए। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन में क्या असर पड़े, अब इसे आप देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि बदलाव क्या होते थे, बदलाव क्या थे, इसे आप देखिए। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर अधिकार का मालिकाना तो मिला रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 5 दोस्तों, आप देख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पूर्वोत्तर के निशा आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर। ठीक है। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। ये देखिए आप, लट्ठों से पीछे घर भी बना है, आप देख रहे हैं। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, अब इनको आप देखिए। ऐसे समूहों में अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जो है जगह स्थायी रूप से रहें, खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है। यहाँ पे चित्र नंबर 6 देखिए आप दोस्तों। ठीक, तो गुजरात के एक जंगल में खेती करती ये भील औरतें आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये गुजरात के जंगलों में खेती कर रही हैं ये औरतें, फोटो में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, है ना, ये देखिए। तो घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। आइए, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो
और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों की खेती करना आसान नहीं होता। ठीक है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। ठीक, अब देखिए आगे वन कानून और उसके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों पर जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अंततः वह वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। ठीक है, यहाँ चित्र नंबर 7 दोस्तों आप देख रहे हो। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, ठीक है, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को आप देखें। देखिए धान की जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, देखिए ये जो किसान यहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं यार, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे धान को रोपाई कर रहे हैं, धान को लगा रहे हैं। धान के पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या थी कि रेलवे स्लीपर्स, ठीक है, के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। ठीक, अब देखिए स्लीपर क्या है, लकड़ी की 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। ठीक, अब देखिए आगे, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। ठीक है, इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक, अब देखिए स्रोत नंबर 2 यहाँ पे है, इसे आप देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। ठीक, 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए। इसमें इस बात की शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे पे कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। ठीक है, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज के इस देश में। इसे जो है देखिए वेरियर एल्विन और शामराव हिवाले सांख्स ऑफ द माइकल पृष्ठ 316 में उद्धत है ये। ठीक, आगे देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनी का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन
करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तौर तरीकों के चलते जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है, कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 ईस्वी में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में 1930 ईस्वी दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, व्यापार की समस्या, अगला पॉइंट आप देखिए। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ठीक है, वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासी को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में काफ़ी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। ठीक है, और भारत का तेजी से निर्यात बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन में जोर देने लगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 8 आपको दिख रहा है। गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, ये देखिए बुनाई कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास वाले संथाल रेशम की कीड़ी पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशमों उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो चटाई बुनती हजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। ये देखिए बच्चा भी ली है और अपना चटाई का काम भी कर रही है, बुन रही है। देख रहे हैं ना। ये देखिए चित्र नंबर आप 10 देख पा रहे हैं। बिहार के कोयला खनिक 1948 ईस्वी में का ये है। तो 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों के काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। ठीक है, अंधेरी दमघोटी खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि खतरनाक था, अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बगान फैलने लगे थे। खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बगानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठीक है, इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ठीक, आगे देखें। नज़दीक से देखने पर यहाँ देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा सकने शोषण के खिलाफ कई बगावत की। 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी में कोल आदिवासियों ने और 1855 ईस्वी में संथालों ने बगावत कर दी। ठीक है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह
1910 ईस्वी में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, तो क्यों आपने देखा कि जनजातीय समूह को क्या दिक्कतें आई? बदलते कानूनों, ठीक है, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, जैसा कि आपने देखा कि कैसे जो है जंगल में जाते थे और वो सब पे रोक लगाया गया। नए करों और व्यापारी महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण, ये सब जो है बगावत के कारण थे। अब आइए बिरसा मुंडा, देखिए इनके बारे में। बिरसा का जन्म 1870 ईस्वी के दशक में के मध्य में हुआ। ठीक है, उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके से मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, यहाँ पे स्रोत नंबर 3 देखिए, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूध दिन और रात करते मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरा हालत। नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरा कोई खुशियाँ। किया सिंह बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट एक्सप्रेस्ड बारात। आगे देखिए, बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छी ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे वैष्णव का क्या मतलब है? विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ठीक, आगे देखिए, 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अपना जीवन जीते थे। ठीक है, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। फिर जो है ये देखिए आप, पेट पालने के लिए जो है पेट पालने के लिए खेती करते थे। काल्पनिक युग में मुंडा
जो है क्या करते थे, खेती करते थे। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों, अपने रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ठीक है, अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूमि स्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा नेतृत्व में मुंडा समाज राज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत जो है संस्कृति आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार किया, दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। 1897 ईस्वी में जेल लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायियों दीकू और यूरोपियों की प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल रहे थे। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीगू लोगों आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार भी जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अध्याय कंप्लीट हो गया। आज आपने पढ़ा अध्याय जो है कक्षा 8 का, क्लास 8 का जो है आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन जो है चैप्टर 4 और नाम क्या था, आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।